नमस्कार, डी न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। कारोबारी समेत 9 लुटेरे गिरफ्तार, भारी मात्रा में आभूषण और हथियार बरामद। काटी, मोतीपुर और बौराज इलाके में देते रहे हैं घटना को अंजाम। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के मुजफ्फरपुर आगमन पर जोरदार स्वागत। सिक्कों में तौल, जदयू नेताओं ने किया अभिनंदन। और शिया मौलाना ने पूर्व डिप्टी मेयर पर बोला हमला, कहा भू माफियाओं का समर्थन करने वाले के घर पर करेंगे प्रदर्शन। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह आभार यात्रा के क्रम में गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। जिले में पहुंचते ही फकुली, तुर्की, रामदयालु सहित विभिन्न जगहों पर जदयू नेताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं मुजफ्फरपुर दरभंगा मार्ग स्थित मैठी टोल प्लाजा के समीप एक निजी विवाह भवन में जदयू कार्यकर्ताओं ने उन्हें सिक्कों से तौला, साथ ही फूलमाला पहनाकर आरसीपी सिंह का स्वागत किया। इस दौरान जदयू के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर आभार यात्रा कर रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं से मिलकर आभार प्रकट कर रहे हैं। आज युवा महानगर की टीम और युवा जिला अध्यक्ष भट्टुंदर सिंह जी की टीम और हमारे उपाध्यक्ष युवा के मेराज पप्पू जी, हम लोग हजारों की संख्या में युवाओं के साथ हमारे माननीय इस्पात मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता श्री आरसीपी सिंह जी के स्वागत में रामदयालु चौक पर हम लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है, फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया है। और वो आभार यात्रा पे निकले हैं। तमाम मुजफ्फरपुर जिले वासियों के लिए वो आभार व्यक्त करने के लिए खुद पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के पावन धरती पर। इधर पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर ने कहा है कि अगर जातीय जनगणना होती है तो धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले की दुकान बंद हो जाएगी। गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व सांसद अली अनवर ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सब बीमारी का इलाज जातीय जनगणना है, इसे हर हाल में कराना जरूरी है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आंकड़ा हजम करने वाली सरकार है। दो टुकड़े में बट गया, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। पाकिस्तान के भी दो टुकड़े बांग्लादेश बन गए, हो गए एक टुकड़ा। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सा परिवर्तन हो गया है, राज्य भी आपस में बट गए हैं, तो हर राज्य का भी आंकड़ा चाहिए। तो कई लोग हिंदू वहाँ से भाग करके यहाँ गए, कई मुसलमान यहाँ से भाग के वहाँ चले गए। तो जाति जनगणना होगी, क्योंकि जाति के आधार पर ही पहचान होगी। धर्म तो गिन लिया आपने, जाति गिन लीजिए, तो सब बीमारी का इलाज किसको कितना मिला, किसको कितना बाकी रहा, इसका इलाज उससे होगा। और जो धर्म के आधार पर जो मॉब लिंचिंग करने वाले हैं और जो धर्म के आधार पर गोलबंदी करते हैं, उनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद होगी। इसलिए ये जरूरी है। हमने पहला नारा इसमें दिया है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए हो जाइए तैयार। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, जाति जनगणना के लिए हो जाइए तैयार। हम नारा दिए हैं कि दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। तो सिर्फ हम मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट गया है। हमारा दलित हिंदू भाई, हमारा दलित मुसलमान भाई, हमारा पिछड़ा हिंदू भाई, अति पिछड़ा हिंदू भाई, उसी तरह से मुसलमान में पिछड़ा हिंदू भाई। या आपने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया,
तो आपके पास डाटा क्या है? हो सकता है कि अगर गिनती होगी तो उनका 15% हो जाए, या हो सकता है कि गिनती होगी तो और घट के निकल जाए। दोनों तरफ से है। तो किस आधार पर? सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि डाटा बताइए। अभी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सरकार वहां के कोर्ट के आदेश पर जातीय सर्वे करा रही है। बेरोजगारों की गिनती नहीं हो रही है, बेरोजगारी नहीं पता रही सरकार कितने लोग बेरोजगार हुए। वो आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं अपने अपने जगह पर। जो एनआरसी का सवाल था, इतना लंबा आंदोलन चला कि नहीं? जेएनयू में लड़ाई चली कि नहीं? जामिया में चली कि नहीं? डीयू में चली कि नहीं? सरकार तो अभी तक नहीं सुन रही है। तो इसी के लिए हम लोगों के हाथ में डेमोक्रेसी में तो यही तरीका है ना, शांतिपूर्ण ढंग से हम कह रहे हैं, और इसका सब लब्बो लुबाब जो जितना मवाद जमा हो रहा है ऑपरेशन कर दिया जाएगा इलेक्शन के समय, उसमें निकलेगा। ये सरकार तो मरने वाले लोगों का आंकड़ा 45 लाख लोग मरे हैं इस देश में कोरोना से। हजारों लोग जिनको गैस का सिलेंडर नहीं मिला, वो लोग मरे हैं। किसी से आप अपने अगल बगल के गांव में पूछ लीजिए, कोई ना कोई किसी का रिश्तेदार, किसी का दोस्त, साथी, किसी जाति का हो, मरा है। नहीं, सुन लीजिए, मरा है, उसका आंकड़ा नहीं बताया। डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, जिन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए और ताली बजाए, वो डॉक्टर कितने मरे हैं ये सरकार नहीं बता रही। कहा कि गंगा नदी में इतनी लाशें बह रही हैं, उसका आंकड़ा नहीं बताया। तो आंकड़ा को हजम करने वाली सरकार, इसलिए हम जोर लगा रहे हैं। इलेक्शन की बात कही थी आपने, 2011 में तो यूपीए की सरकार थी, तो उस समय भी ये नहीं डाटा बताया गया था। हाँ। बीजेपी की सरकार, तो आप लोग किसके साथ जाएंगे? नहीं, दोनों ने नहीं बताया। किसके साथ जाने की बात नहीं है, हम देखेंगे। अभी देखिए चेंज ये आया है कि जो लोग अभी सब पार्टी, एक बात देख लीजिए, सब पार्टी कह रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी जी भी गए हैं। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने चोरी और लूट में शामिल रहे 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के भारी मात्रा में आभूषण, लैपटॉप, हथियार और गोली बरामद किए गए। पकड़े गए लोगों में वैशाली का कारोबारी दिलीप कुमार भी शामिल है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि कांटी, मोतीपुर और बर्राज इलाके में ये सभी चोरी और लूटपाट करते रहे हैं। इनके पकड़े जाने से लगभग 1.5 दर्जन मामलों का उद्भेदन हुआ है। मुजफ्फरपुर पुलिस को पिछले 24 घंटों में अपराधियों की रोकथाम में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के द्वारा 3 थाना क्षेत्रों में लगातार कई घटनाएं होने के चांसेस थे। इस मामले में एएसपी वेस्ट इमरान मसूद के साथ में एक टीम बनाई गई। उन्होंने बरुराज थाना, मोतीपुर थाना और काटी थाना में कई अन्य टीमों के साथ में रेड किया। जिस दौरान 5 हथियारों के साथ में, जिसमें 1 पिस्टल है, 10 गोलियां हैं, उसके साथ में पुलिस को लगभग 2 दर्जन से अधिक केसेस के उद्भेदन में सफलता मिली है। इसमें बरुराज और करजा और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार घरों में चोरियां हो रही थी और ज्वेलरी शॉप्स में भी चोरी हो रही थी। इस मामले में पुलिस की टीम ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से एक स्वर्ण व्यवसायी है और दूसरा अन्य क्रिमिनल है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ है और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इसके अलावा 2 अन्य जगहों में रेड में 4 हथियारों के साथ में अन्य 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस तरीके से अपराध की रोकथाम में पुलिस को अहम सफलता मिली है। सर, स्वर्णकार का क्या भूमिका रहता है? ये पूर्व में भी जेल गया हुआ है, तुर्की थाना क्षेत्र से जेल गया हुआ है और ये रिसीवर की भूमिका में था और लगभग 15 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें चोरी का माल इसने खरीदा है और इस प्रकार पुलिस ने इसको अरेस्ट करके चोरी के केसेस में काफ़ी बड़ी संख्या में रोकथाम में मदद मिली। इनके पास सामान भी बरामद है? इनके पास से सामान भी बरामद है। इसके अलावा इनके पास से एक हथियार भी बरामद है और अन्य सामान भी बरामद है। और लोगों का क्या कुछ रिकॉर्ड है? कोई बड़ा अपराधी इसके अलावा जो मोतीपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर गिरोह के जो ट्रैक्टर चोरी करने और लूटपाट करने रोड पे करने वाले लोगों में 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इसके अलावा काटी थाना क्षेत्र में 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जो कि पिस्टल और 2 हथियारों के साथ में लूटपाट करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस की टीम ने एएसपी वेस्ट के नेतृत्व में उन लोगों को अरेस्ट किया और इनसे आगे भी पूछताछ जारी है।
अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर खमड़ा मोहल्ला शिया जमा मस्जिद के इमाम धर्मगुरु मौलाना सैयद मोहम्मद काजिब सबीब ने अपने चंदवाड़ा स्थित आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मौलाना काजिब सबीब ने कहा कि शिया समुदाय के हक के लिए पिछले 10 वर्षों से शांतिपूर्ण वक्फ बचाओ आंदोलन के कारण दिन प्रतिदिन भू माफिया और बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के कुछ पदाधिकारियों के बीच खलबली बढ़ती जा रही है। वक्फ बचाओ आंदोलन से न सिर्फ मुजफ्फरपुर की बल्कि पूरी बिहार की जनता जागरूक होने लगी है, जिस कारण से भू माफिया को करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिस कारण से उनके ऊपर भू माफियाओं द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिया वक्फ बोर्ड के कथित अधिवक्ता मोहम्मद निसारुद्दीन छोटे के घर के बाहर धरने पर बैठकर वक्फ की संपत्तियों को बेचे जाने का बड़ा खुलासा करेंगे। जो बिहार में 10,000 बीघा वक्फ की ज़मीन थी, घट के मुश्किल से 2,000 बीघा रह गई, 200 बीघा रह गई। मुजफ्फरपुर में 2,000 थी, कम से कम घट के 15-20 बीघा रह गई है। और ये भूमाफिया वक्फ बोर्ड के मेल से इसे बेच रहे हैं और हम लोग 10 साल से इसके ऊपर खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। सुपारी हुई, पम्फलेट छापा गया, हमारे लोग के खिलाफ गंदा झूठा केस हुआ, किडनैपिंग, अटैम्प्ट टू मर्डर, ना मालूम क्या क्या केस है, अल्लाह की चेन छीनना, ऐसा केस है कि सोच नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग अड़े रहे। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए इस मूवमेंट को इन लोगों ने एक फिर नया काम शुरू किया है कि प्रेस के ज़रिए से झूठी बातें उड़ाना, खबर उड़ाना। जैसे कुछ दिन पहले जो है वो अपने को वक्फ बोर्ड का प्रवक्ता बताते हुए एक शख्स जो है करबला पे रहता है, जिसका नाम निसारुद्दीन छोटे है, उसने जो है वो अपने को प्रवक्ता बताते हुए कहा कि मौलाना शबीब का मकान भी वक्फ में है, ये भूमाफियाओं को जमा किए हुए हैं और भूमाफियाओं के ज़रिए से ज़मीन बेचवाते हैं और कब्ज़ा करवाते हैं और इमामबाड़े पे कब्ज़ा करवा रखा है और भूमाफियाओं के ख़िलाफ़ नकली आंदोलन चला रहे हैं भूमाफियाओं के साथ मिलकर। झूठी बातें, बेसर पैर की बातें। तो हमें ये कहना है, कोई यहाँ मंगल ग्रह से ज़मीन पर नहीं आया है, सब यहीं के रहने वाले, सबको मालूम है कौन क्या है, किसकी क्या हकीकत है। जहाँ तक इसका मुद्दा है तो ये मुद्दा ये है कि आरिफ रज़ा, वक्फ इरशाद अली आज़ाद, इन लोगों ने इसके ज़रिए से हमारे मकान, कुछ दिन पहले पिछले साल हमारे मकान के ऊपर जो एक नोटिस भेजा था मुजफ्फरपुर में कि इनका मकान वक्फ में, मुद्दे को भटकाने के लिए। ऐसे ही पटना के मकान पर इन्होंने नोटिस भेजा। जब पटना के मकान पर फिर नोटिस भेजा, हाई कोर्ट से बाज़ाब्ते ऑर्डर आ चुका है कि वो मकान वक्फ नहीं है, बोर्ड हम लोगों ने उखाड़ के वहाँ से फेंक दिया जो वक्फ बोर्ड ने लगाया था। और 130 पेज के जजमेंट में हाई कोर्ट ने लिखा है किस तरह से वक्फ बोर्ड ने कागज़ में टैंपरिंग की है। वैसे ही हमारे घर के बारे में इन लोगों ने यहाँ पे एक झूठा जाली कागज़ बनवाया है, जो जाली कागज़ बनवाने में आरिफ रज़ा मास्टर आदमी है, वो जाली कागज़ उसने बनवाया है। आरिफ रज़ा वो है जिसके बारे में एक जुमला कहते, जब पूछा गया कि आपकी माँ का नाम क्या है तो कहता है कि वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं। इतना बड़ा जाली आदमी है ये, इतना बड़ा जाली कागज़ बनवाता है। तो इस आदमी ने एक जाली कागज़ बनवा के इसने, इरशाद ने हमारे ऊपर केस किया। आप देखिएगा उसके ऊपर 5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा होगा। जब जाली कागज़ कोर्ट में आएगा तो क्या तमाशा बनने वाला है। आरिफ रज़ा जो 15 से 20 लाख रुपया यहाँ कब्रिस्तान से ले जाता है, बंदरबाट करता है, कब्रिस्तान में जंगल जनता साफ करवाती है। कोलुआ का पूरा वक्त उसके ननिहाल के लोगों ने बेचा, जिसमें उसकी माँ ने बेचा, रजिस्ट्री मौजूद है। तो ये सब उस इशू को भटकाने के लिए नाटक कर रहे हैं। ये निसारुद्दीन छोटे जो खुद को प्रवक्ता बताता है, ये खुद करबला के मकान, करबला की ज़मीन पे इसका 230 नंबर खाता और 302 नंबर खिसरा पे इसका मकान बना हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया है। मुजफ्फरपुर में 14.2 किलोग्राम के नॉन सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत फिर 25 रुपए बढ़ी है। मुजफ्फरपुर में नॉन सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर अब 982 रुपए का हो गया है। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्यिक सिलेंडर 68 रुपए बढ़कर अब 1840 रुपए हो गया है। रसोई गैस के मूल्य में हाल के दिनों में यह दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी को लेकर मुजफ्फरपुर जिले के महिलाओं का कहना है कि एक तरफ सरकार उज्ज्वला योजना चला रही है और दूसरी तरफ गैस की कीमतों में इतना इजाफा कर रही है कि लोग अब सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे हैं। वहीं एक घर तो ऐसा मिला जिसने गैस को सिर्फ मेहमान और बच्चों के लिए बचा कर रखा है और घर का खाना एक बार फिर से लकड़ी के चूल्हे पर बनाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि गैस की बढ़ती कीमतों से घर के बजट पर बेहद असर पड़ा है। इतना अच्छा सबके देखिए लकड़ी पर खाना बना रहल बड़ी, आँख बनल है आ रो रो के और लकड़ी पर खाना बना रहल बड़ी धुआं में। तो ये सब में क्या कथी कहल जाओ न कहल जाओ, केकरा के कथी कहल जाओ न कहल जाओ, चाहे केकरो कहाँ से खाना बना के दी, कहाँ से करूँ चीज़ करी। तेल महंगा, सब्जी महंगा, गरीब आदमी 100-200 कमाई तो कहाँ से तेल किने कि दूध किने कि बच्चा के खियाई कि सियान कहाँ से कथी करी।
इतना तो सोचे के चाहिए से हाँ कुछ सता कर उनका बाल बच्चा खाई कोई खाई कमाई पानी बढ़िया इतना बात कहाँ जाए कमाई रो कान के लोग घर में बैठे कैसे पूरा करेंगे? तनख्वाह बढ़ाओ, गैस का सबसे पहले तो गैस का दाम बढ़ाओ, और जहाँ पर जो सरकारी के जहाँ से बाल बच्चा का जो जहाँ पर बिजनेस है उस जगह से महीना बढ़ाओ, तभी जाके घर का कुछ भी हाल का मतलब कि दुख का हल होगा, नहीं तो कहाँ से होगा? आदमी तो कहीं चोरी नहीं करने जाएगा, जहाँ पे कमा रहे इंसानियत की तरह कमा के चला रहा है। अब अगला का भी बजट हो तब ना अगला से आदमी पैसा मांगे कि हाँ हमको इतना दीजिए, उसका भी बजट नहीं। जब अमीर आदमी के ये हाल है तो गरीब आदमी 2 रुपया कमाने वाला कहाँ से 1000 1000 अभी आज दिन कल गैस लिए परसों गैस लिए 1000 और कल गैस लिए फिर 25 रुपया बढ़ गया उसको। गुरुवार के दिन मोतीपुर प्रखंड के बरियारपुर दक्षिणी पंचायत के कुदरकट्टा में टोक्यो में पारा ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक विजेता शरद के आवास से सैकड़ों बाइक सवार ग्रामीण युवकों के द्वारा शरद के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला गया, जो कुदरकट्टा से दरिया छपरा, पंचरुखी, बरियारपुर, बाजितपुर, झिंगहा होते हुए पुनः कुदरकट्टा पहुंचकर संपन्न हुआ। वहीं तिरंगा यात्रा में शामिल युवकों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रखंड में एक खेल स्टेडियम की स्थापना की मांग की। यही है कि जिस तरह से हमारे शरद भैया ने हमारा पंचायत और मोतीपुर जिला और बिहार का साथ ही साथ भारत देश का नाम उन्होंने रोशन किया है, इसके उत्साह में जो हमारे पंचायत वासियों में जो उत्साह दिखा, उन्होंने उत्साह अपने तिरंगा यात्रा हमारे शरद भैया के सम्मान में लोगों ने तिरंगा यात्रा के साथ उनका सम्मान किया है और इसके साथ उन्होंने उपदेश दिया है और कि ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ उनको हम लोग शरद भैया को सम्मान देने का काम किया है। कहना है जिस तरह से हमारे शरद भैया ने हमारे देश का नाम विश्व में जाके तिरंगा लहराया है, कांस्य पदक जीता है, उस तरह हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे प्रखंड में एक स्टेडियम बनाया जाए ताकि हमारे यहाँ के युवा और आगे बढ़ चढ़ करके इंडिया के लिए नाम रोशन करें। इसलिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी अपील होगी कि हमारे प्रखंड में एक अच्छा स्टेडियम बनवाया जाए। भतीजा है मेरा जो है कि यानी भारत का नाम किया, बिहार का नाम किया, मेरा कुदरकट्टा पूरनटोला का नाम किया, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम किया, मोतीपुर प्रखंड का नाम किया है। आज जो है कि मेरा बेटा भतीजा है, मेरा गांव समाज का जो है कि यानी ओके कर दिया, ऐसा सबको बाल बुतरू भगवान दे। शेरपुर पंचायत के सभी वार्डों को बाढ़ग्रस्त घोषित करने, पंपसेट के द्वारा पंचायत में लगे कमर भर पानी को निकाले जाने, जनता को आने जाने के लिए नाव मुहैया कराने सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को पूर्व मुखिया सुरेश कुमार शाह ने पंचायत के दर्जनों लोगों के साथ समरनालय परिसर स्थित धरना स्थल पर अनशन शुरू किया। वहीं बोचा विधायक मुसाफिर पासवान ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया और आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका निदान निकाला जाएगा। हम लोग जो है शेखपुर पंचायत से आए हैं। 14 पंचायत मेरे पंचायत 14 वार्ड पड़ता है। 14 वार्ड जो है पानी से भरा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। हम अपने तरफ से जो है नाव जो है हम चला रहे हैं और सीओ साहब और डीएम साहब से मिले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। इसीलिए हम लोग जो है बाढ़ पंचायत के बाढ़ग्रस्त से घोषित किया जाए और जो है पोलोथीन और किचन सामुदायिक किचन खोला जाए और जो है वहाँ नाव चलाया जाए और ब्लीचिंग पाउडर और पानी का निकासी होना चाहिए पंप सेट के द्वारा। अभी किस तरीके से गा रहे हैं? किसी परेशानी है? दाढ़ भर पानी लगा हुआ है पंचायत में, बहुत कष्ट है। बहुत लोग जो है घर छोड़ के पलायन कर गया है ना। तो विधानसभा में जाके विधानसभा माने बिहार का मैं फर्स्ट आदमी हूँ कि जिन पार्टी से सरकार चल रही उसका मैं विधायक हूँ। मैं जाके पटना में जब विधानसभा में बोलूँगा अध्यक्ष जी से इस तरह से हो रहा है, हम पार्टी में तो उससे क्या, जनता को हमको अच्छा होना चाहिए, जनता अच्छा रहे, जनता को आश्वासन दीजिए, इस तरह से नहीं कीजिए सब दहा रहा है, आप लोग मज़ा मार रहे हैं, बैठे हुए हैं। आई सीओ जाता है, वहाँ जाता है, मैं बुआ के चला आता है, कुछ जरूर हमसे नहीं होगा। 4 दिन तो आए हैं तो जाके आपको दवाई के और पति नाम है चावल के गेहूँ के गोदाम सब खोलवा के निकलवाए। 2 लाख
बोरा था, कम से कम 50 करोड़ की दवाई थी। हमारे दल के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सुरेश जी, सब मुखिया हैं शेखपुरा पंचायत के, शेखपुर पंचायत के, आज यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। आज तमाम जिला बाढ़ से परेशान है। सड़क पर लोग एनएच से लेकर तमाम लोग जो है सड़क पर बाल बच्चा लेकर जी रहे हैं और सरकार कुंभकर्णी की नींद से सोई हुई है। हम इनको धन्यवाद देते हैं कि अनशन करके जगाए। हम विधायक जी को भी धन्यवाद देते हैं कि इस उम्र में वो आके यहाँ अनशन तोड़वाने का काम किए। लेकिन विधायक जी से हमारी आग्रह है, इसलिए कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, वीआईपी पार्टी के, मुख्यमंत्री से जाके मिले कि मुजफ्फरपुर की स्थिति काफ़ी दयनीय है, यहाँ 16 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है। भाकपा माले मुजफ्फरपुर नगर इकाई ने जल जमाव से नरक बने शहर तथा झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इसके पहले वर्षा के दौरान ही लाल झंडा, बैनर व मांगों तथा नारों की तख्ती लहराते हुए शहीद खुदीराम बोस स्मारक से जुलूस निकला, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न मोहल्लों की झुग्गी झोपड़ी रहने वाली महिलाएं व गरीबों के साथ शहरवासी, नौजवान व पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान शहर की सड़कों व मोहल्लों की जल जमाव और नरक से मुक्त करने, झुग्गी झोपड़ी व फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ना बंद करने, प्रशासन द्वारा उजाड़ने से विस्थापित परिवारों व फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास की व्यवस्था करने, टूटी फूटी सड़क और गड्ढे की अविलंब मरम्मती बेहतर तरीके से कराने की गारंटी करने, गरीबों के रहने के लिए वासभूमि तथा पक्का आवास देने, स्मार्ट सिटी नहीं लोगों की जीविका और जीने के अधिकार की गारंटी करने संबंधी मांगों को लेकर नारे लगाए गए। मौके पर माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष आफ्ताब आलम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पूरा का पूरा शहर डूबा हुआ है और शहर की तमाम सड़कें वो जर्जर हो चुकी हैं और तमाम सड़कों पर आए दिन दुर्घटना हो रहा है, लोग गिर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन को इसकी कोई सुध नहीं है। और इसी बारिश के समय में जो भी गरीब लोग जो यहाँ पर 60 साल 70 साल से ज़्यादा समय से जो सरकारी ज़मीन पर लोग बसे हुए हैं, जिनके पास कोई दूसरा आसरा नहीं है, उन गरीबों को इसी बारिश के समय में जिला प्रशासन स्मार्ट सिटी और जल जंगल हरियाली के नाम पर उजाड़ने की कोशिश कर रही है। मैं यहाँ पर कहने के लिए आया हूँ कि कहाँ तो तय था, सरकार ने घोषणा किया था कि भूमिहीन जो गरीब परिवार होगा उसको 3 डिसमिल जमीन खरीद कर सरकार बसाएगी, लेकिन लोग यहाँ पर जमीन पर बसे हुए हैं, लोग 1 धुर में 2 धुर में लोग घर बनाए हुए हैं, उस घर को बसाने के बजाय सरकार उजाड़ने में लगी हुई है। ये सरकार का एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगा। आप स्मार्ट सिटी बनाओ, आप जल जंगल हरियाली भी चलाओ, लेकिन स्मार्ट सिटी और जल जंगल हरियाली के नाम पर अगर गरीबों को उजाड़ने की कोशिश अगर होगी तो लोग सड़कों पे उतरेंगे, आपसे जवाब पूछेंगे कि आप क्यों गरीबों को उजाड़ रहे हैं। इस तरीके का एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगा। आज का जो हमारा ये प्रदर्शन है, हम इस प्रदर्शन के माध्यम से ये मांगने के लिए आए हैं कि जितने भी शहर के अंदर में सरकारी जमीन पर जो गरीब लोग बसे हुए हैं, सरकार उसको अविलंब पट्टा निर्गत करने का काम करे। पट्टा निर्गत करिए, उन तमाम लोगों को पक्का मकानों की सुविधा दीजिए, उन तमाम लोगों के मकानों को शौचालय से आप जोड़ने का काम करिए। इसलिए आज हम लोग जिलाधिकारी के सामने इन तमाम सवालों को लेकर आए हैं कि जिलाधिकारी महोदय, इन तमाम सवालों को आप अविलंब, इन तमाम सवालों पर आप जोड़ने के लिए आगे लोकतंत्र में सिर्फ हमारे पास एक धरना प्रदर्शन और लड़ाई का अधिकार है। हम आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जिला प्रशासन से बात अगर नहीं बनेगा तो हम इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे और संघर्ष को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत मुसहरी प्रखंड में 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अब आम से लेकर खास लोग इस एम्बुलेंस का सेवा उठा सकते हैं। मौके पर मुसहरी बीडीओ महेश चंद्रा, समाज सेवी बिनते जहरा समेत कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। एम्बुलेंस मुख्यमंत्री परिवहन योजना एम्बुलेंस जो निर्धारित किया गया है, उसमें आज हरी झंडी दिखा के बीडीओ साहब और हम दोनों लोग उसको हरी झंडी दिखा के उसको रवाना किया गया है। मुसहरी ब्लॉक में जितने भी वार्ड में, इस पंचायत में जो भी गरीब लोग हैं, उनको अगर इस चीज़ की सुविधा नहीं है तो वो सुविधा कराया गया है। जितने भी गरीब हैं, जिनके भी अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत हो, उनको एम्बुलेंस आ सके और उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा सके। गुरुवार को इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा दरभंगा रोड जरंग हाई स्कूल के पास गांव के लोगों के बीच बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया गया।
क्लब की अध्यक्ष गार्गी श्रीवास्तव ने बताया कि आगे भी बाढ़ राहत सामग्री अलग अलग जगह पर बांटी जाएगी। मौके पर अध्यक्ष गार्गी श्रीवास्तव, सचिव रीना सिंह, पूनम रानी सहित कई लोग मौजूद रहे। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर नागरिक मोर्चा, अखिल भारतीय आदित्य परिषद, श्री नव युवक समिति ट्रस्ट ने इसका पुरजोर स्वागत करते हुए इस विषय पर श्री भगवान लाल पुस्तकालय भवन, छोटी सरैयागंज में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के माध्यम से भारत सरकार से मांग किया गया है कि अविलंब संसद से विधेयक लाया जाए और इलाहाबाद हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, परिषद के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अंजनी कुमार पाठक, नव युवक समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल सहित शहर के कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। देश में 3 माह का स्थान महत्वपूर्ण है। पहला स्थान तो जो माँ गर्भ में रख के बच्चों को पालती है, वह एक माँ है, और दूसरी माँ है देश में भारत माँ, जिसके ऊपर हम लोग उनके अन्न, पानी, जल, वायु, उसको लेकर के हम लोग जीवित होते हैं। और तीसरी देश की माँ है गौ माँ। गौ माँ उस समय जब काम आती है जिसमें बच्चों को पूरे भारतीय संस्कृति रक्षा में गौ का इतना महत्व है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस गौ माँ का राष्ट्रीय पशु के रूप में अदालत ने कहा है, संविधान को में इसका प्रावधान हो और इसको उसके लिए प्रावधान करके इसको राष्ट्रीय गौ माँ माने पशु का दर्जा दिया जाए, यह इसके लिए आज हम सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। और पूरे इस गोष्ठी का उद्देश्य इतना ही है कि भारत में गौ माँ की सेवा हो, गौ संवर्धन हो। गौ से आप देख रहे हैं कि उसके पेशाब से, उसके मूत्र से कैंसर तक की बीमारी ठीक हो रही है। उसी के खाद से उर्वरा शक्ति जमीन का बढ़ता है। गुरुवार को चंद्रलोक चौक स्थित एक निजी सभागार में संस्कार भारती की ओर से डॉक्टर ममता रानी के भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बनने और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सेवा प्रमुख बनाए जाने पर संजीव सिंह का सम्मान अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। संस्कार भारती के सदस्यों ने अंग, वस्त्र और बुके देकर डॉक्टर ममता रानी और संजीव सिंह को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में संस्कार भारती के सभी सदस्य मौजूद रहे। सम्मान समारोह है जिसमें संस्कार भारती मुजफ्फरपुर के परिवार ने 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया। एक मुझे सम्मानित किया गया राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य होने के लिए। दूसरा सम्मान हमारे निवर्तमान उपाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी का किया गया बिहार प्रांत के विहिप के सेवा दल प्रमुख होने के लिए। और संस्कार भारती हम लोगों ने जिया है, यह हमारे व्यवहार में है, यह हमारे विचार में है। और कहीं भी रहें हम लोग मान के चलते हैं कि संस्कार भारती का बड़ा सहयोग है हमारे व्यक्तित्व को बनाने में, निखारने में। और यही संस्कार ले करके चाहे प्रांत का स्तर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो समाज की सेवा संस्कार भारती के माध्यम से करते रहे हैं वह आगे भी जारी रहेगा। ये प्रण है। और साथ ही जो जिम्मेवारी, नई जिम्मेवारी मिली है महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो उसके लिए काम करना है। महिला मोर्चा अध्यक्षा वानथी श्रीनिवासन जी और हमारे पूज्य नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। महिलाओं को एक दशा और दिशा देनी है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।